तो दोस्तों, आज जो हम अपने घरों में शांति से रह रहे हैं वैसा पहले नहीं था। आज से लगभग 75 साल पहले सन 1947 यानी कि 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन ये आज़ादी हमें सिर्फ एक दिन में नहीं मिल गई थी। इसके लिए लगभग 90 साल पहले से ही संघर्ष शुरू हुआ था, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज हम उसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। हेलो गाइस, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रतीक इंडिया एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों, क्या आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हम पे लगभग 200 सालों तक शासन किया था। उसके बाद सन 1857 यानी कि 1857 में शुरू हुआ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बहुत सारे कॉज हैं, जिसमें कुछ मेन कॉज इस प्रकार हैं, जैसे कि हम लोग का है पॉलिटिकल कॉज, सोशियो रिलीजियस कॉज, इकोनॉमिक कॉज और मिलिट्री कॉज। तो इन सारे कॉज को हम लोग एकदम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको आने वाले समय में मिलते रहें। तो चलिए पढ़ते हैं एक कॉज को एकदम डिस्क्राइब करके। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग का कॉज है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज एक मेन कॉज है जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और सबसे ज़्यादा मेन था। तो इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपनी पावर और प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल था वो कर रही थी। इसके लिए चाहे उसे अपने प्रोमिसेस को तोड़ना पड़े या अपने ट्रीटीज़ को डिसऑनर करना पड़े। इसके चलते ही इंडियन रूलर का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से विश्वास उठ चुका था। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मंशा पर शक हो रहा था और उसके ऊपर से सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसे पॉलिसीज को अलाइन करके कंपनी ने तो हद ही कर दी थी। सीधे सीधे इंडियन स्टेट को एनेक्स करने की कोशिश कर रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज से परेशान होकर इंडियन रूलर के पास अच्छा मौका था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े हो जाएं। अब हम इन्हीं सारे पॉलिटिकल कॉज को एक एक करके पढ़ेंगे। पॉलिटिकल कॉज में भी कुछ मेन कॉज हैं, जैसे कि पहला है पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन का मतलब है कि अपने जो इनका रूल था, इनका अपने किंगडम को, अपने कॉलोनी को कैसे इंक्रीज कर रहे थे, यानी कि अन्य जो हम लोग किंगडम थे, स्टेट थे, उनको ये लोग एनेक्स करके अपने कॉलोनी में शामिल कर ले रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, इनका पावर एनेक्स हो रहा था या एक्सपेंड हो रहा था। अब इसके भी बहुत सारे कारण हैं, हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके। इसमें पहला है आउटराइट वॉर। अपने पावर को इंक्रीज करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे वॉर करवाए। वॉर कैसे, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, ऐसे कुछ वॉर कराए। इस वॉर से इन लोग को फ़ायदा क्या होता था कि ये लोग ऐसी ट्रीटी साइन कराते थे जिसमें कि उस स्टेट का घाटा रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी का फ़ायदा रहे। इस वॉर के कारण बहुत सारे राजा, बहुत सारे रूलर अपने किंगडम को हार के और उन ज़बरदस्ती की ट्रीटी को साइन करके अपना रूल गंवा बैठे थे, जिससे क्या हुआ, उनके जो स्टेट थे वो एनेक्स कर लिए गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और वो भी अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में शामिल हो गए। दूसरा है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस भी एक मेन कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के स्लाइड पे जो आपको इस समय दिख रहे हैं, ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के मेन वायसरॉय में से थे, जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस को इम्प्लीमेंट कराया था, यानी कि सब्सिडरी अलायंस के लिए यही जिम्मेदार थे। ठीक, तो सब्सिडरी अलायंस में होता क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कि प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जो छोटे छोटे किंगडम थे, उनको अपने किंगडम में एनेक्स करा के, यानी कि उनसे बहुत सी इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन करा के उनकी सॉवरेनिटी को छीन लिया था, जिससे क्या हुआ, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी
उनके इंटरनल मैटर में इंटरफियर करने लगी, जिससे क्या हुआ कि वो भी अब धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एनेक्स होते गए, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन होता गया सब्सिडरी अलायंस के कारण। और सब्सिडरी अलायंस को इम्प्लीमेंट कौन कराया था? ये जो लॉर्ड वेलेस्ली हैं, इन्होंने इम्प्लीमेंट कराया था सब्सिडरी अलायंस को। तो चलिए अब हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबसे मेन कारण है इस पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन का, जिसमें होता क्या था कि जो राजा यानी कि जो इंडियन रूलर के पास मेल सक्सेसर नहीं होता था, उनका किंगडम ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता था। यानी कि अगर किसी राजा के कोई बेटे नहीं है तो उनकी जो किंगडम होगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हो जाएगी। और इसको इम्प्लीमेंट कौन कराया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे पिक्चर, ये लॉर्ड डलहौजी की है। इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इम्प्लीमेंट कराया था। तो आप लोग समझ गए होंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सीधा सा मतलब यही है कि जो रूलर बिना किसी मेल सक्सेसर के मर गए हैं, यानी कि जिस रूलर की किसी डेथ हो गई है बिना किसी मेल सक्सेसर के, यानी कि जिस रूलर के पास बेटा नहीं है, अगर वो मर गए हैं तो उनका किंगडम अब कोई और नहीं चला सकता, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा। और इसका एक एग्जांपल है कि जब आप लोग को पता होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का कोई संतान नहीं थी, उन्होंने संतान गोद लिया था, जिसे दत्तक पुत्र कहा जाता था। हिंदी में इसको दत्तक पुत्र कहते हैं, जिससे एक बेटे को गोद लिया था इन्होंने, इनके कोई बेटे नहीं थे। तो उससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया कि बेटे को आप गोद नहीं ले सकते हैं और आपको नेसेसरी है कि आपका बेटा सगा होना चाहिए। इस वजह से झांसी भी एनेक्स कर ली गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो ये 3 मेन पॉइंट खत्म हो गए हैं। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट, जो कि है एलिज्ड मिसरूल। ये बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण में से एक है। एलिज्ड मिसरूल में होता क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ ऐसे किंगडम, अवध आपको पता होगा इंडिया का एक किंगडम था बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसे 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने ही एनेक्स करवा लिया था। एनेक्स का मतलब होता है कि उस पर कब्जा करवा लिया। इसका प्रिटेक्स्ट क्या था, रीजन क्या था कि इन्होंने बता दिया कि अवध में अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं, अवध के जो राजा हैं अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं, और उनके बहुत सारी कमियों को गिना दिया। यानी कि वो कह रहे थे कि यहाँ पे गुड गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रही है। उस प्रिटेक्स्ट में इन्होंने अवध को एनेक्स कर लिया। ठीक, तो एनेक्सेशन ऑफ अवध भी मेन कारण था। और इसका प्रिटेक्स्ट क्या था? एलिज्ड मिसरूल। ये पूछता है कि व्हाट वाज द प्रिटेक्स्ट ऑफ एनेक्सेशन ऑफ अवध, तो आप लोग बताएंगे एलिज्ड मिसरूल वाज द प्रिटेक्स्ट ऑफ एनेक्सेशन ऑफ अवध। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको एलिज्ड मिसरूल और बाकी सारे पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन पूरा समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल कॉज के मेन टाइप्स और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें हम लोग का पहला है डिस्क्रीट सोन टू बहादुर शाह जफर। यहाँ बहादुर शाह लिखा है लेकिन ये पूरा बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर को आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, ये एक मुगल रूलर थे। इनको हम लोग कह सकते हैं कि लास्ट मुगल रूलर थे। तो डिस्क्रीट मतलब इनका बहुत अपमान किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो कि आगे चल के एक पॉलिटिकल कॉज बना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। तो हुआ क्या था कि ये एक आप लोग सब लोग जानते होंगे बहुत ही फेमस रूलर थे मुगल काल के। तो इनके साथ क्या किया गया कि ब्रिटिश में जो लॉर्ड डलहौजी थे सन 1849 में, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करा दिया कि अनाउंस करवा दिया कि रेड फोर्ट में बहादुर शाह जफर अब परमिट नहीं है, यानी कि बहादुर शाह जफर अब रेड फोर्ट में नहीं जा सकते हैं। रेड फोर्ट आप लोग जानते होंगे इंडिया में ही है, अब जो नहीं जानता होगा आज से जान ले कि रेड फोर्ट इंडिया में ही है। और ये भी शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां जो कि एक मुगल रूलर थे और ये कहीं ना कहीं से ग्रैंडफादर भी थे बहादुर शाह जफर के। तो बहादुर शाह जफर को अलाउ नहीं किया गया था कि वो रेड फोर्ट में जा सके। और ये कौन कराया था? लॉर्ड डलहौजी। और ईयर क्या था? 1849। ये नोट कर लीजिए, ईयर 1849 था। और कौन अलाउ कराया था? लॉर्ड डलहौजी। क्या हुआ था कि ये रेड फोर्ट में अलाउ नहीं जाने को, यानी कि ये और इनके जो सक्सेसर यानी कि इनके जो प्रिंस हैं, इनके जो सन हैं, वो भी अब रेड फोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और भी कुछ अलाउ कराया था कि बहादुर शाह जफर के डेथ के बाद कि जो इनके नाम की टाइल्स थी इनका यूज़ नहीं कर सकते इनके सक्सेसर।
और यहाँ तक कि मुस्लिमों का बहुत सारा अपमान भी किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जो कि आगे चल के एक बहुत ही मेन कारण बना, पॉलिटिकल कॉज बना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। और यहाँ पे एक और चीज़ थी कि इनकी जो वाइफ थी जीनत महल, उनका भी अपमान किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, जो कि भी एक और कारण बना था। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, जो कि हम लोग का है ट्रीटमेंट गिवन टू नाना साहब। इसको भी हम लोग देखते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, इम्पॉर्टेंट ही कारण था। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये नाना साहब की है, और जहाँ तक आप लोग जानते होंगे कि नाना साहब सन किसके थे, बाजीराव सेकंड के। वो भी कैसे सन थे, एडॉप्टेड सन थे, यानी कि उनके रियल सन नहीं थे, ये एडॉप्टेड सन थे बाजीराव सेकंड के, जो कि लास्ट पेशवा थे। ठीक, पेशवा मराठा में एक उपाधि होती है, यानी कि जो मेन होता है उन लोग का लीडर होता है, उसको पेशवा कहा जाता है। जैसे कि नवाब होते हैं वैसे ही पेशवा। ठीक, तो अब ये बाजीराव सेकंड के एडॉप्टेड सन थे, और इनका किया क्या गया था कि इन्हें कह दिया गया था कि आपको अपने जो इनका जो फैमिली सीट था पूना में, उसे छोड़कर इन्हें कानपुर में रहने के लिए ज़बरदस्ती भेज दिया गया था, यानी कि फोर्स टू लिव इन कानपुर, यानी कि इनको ज़बरदस्ती किया गया था कि आप अपना फैमिली सीट छोड़ के, पूना को छोड़ के कानपुर में रहें। ठीक, और इनको जो इनके पिता से यानी कि पेशवा से वेल्थ मिलने वाली थी, उसे भी ज़बरदस्ती हथिया लिया गया था। तो ये भी आगे चल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण बन सकता था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, पॉलिटिकल कॉज के, जो कि एब्सेंटी सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश। ये जो कारण था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। इसका अर्थ होता है कि एब्सेंटी सॉवरेंटी ऑफ ब्रिटिश, मतलब जो ब्रिटिश का शासन चल रहा था इंडिया पे, हजारों मील दूर इंग्लैंड से इंडिया पे शासन चल रहा था। तो आप ही बताइए कि जो शासन अगर कोई एकदम नज़दीक से कर रहा है, उसकी पकड़ मजबूत होगी कि जो हजारों मील दूर से कर रहा है उसकी पकड़ मजबूत होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि वो बहुत दूर से शासन कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडियन जो रूलर थे, जैसे कि मुगल और अन्य सारे रूलर, वो धीरे धीरे अब विद्रोह कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ठीक, तो इससे क्या हुआ कि वो रूल को अपने हाथों में ले रहे थे, जैसे मुगल हुए और बहुत सारे राजा हुए, वो अब धीरे धीरे रूल को अपने हाथ में ले रहे थे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी हम लोगों के लिए, जो कि आगे चल के हम लोग का आज़ादी का कारण भी बन सकती थी। तो ये हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल कॉज ख़त्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉज समझ में आ गए होंगे। अगर कोई कॉज नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता भी सकते हैं, मैं वो फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, या उसके लिए मैं कुछ और कर दूंगा, या शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब मेरे चैनल का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप भी जल्दी बन जाएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ये स्लाइड का सेशन का स्लाइड चाहिए आपको नोट्स की तरह, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं अभी ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन आगे चल के मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।